यहाँ पे पूरा फोकस करना है आपको, बराबर। डायमंड कैसे बनता है प्रैक्टिकल समझिएगा, बराबर। भूख लगेगी तो भूख को थोड़ी देर के लिए टाटा बाय कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए खाने से भी सब इम्पोर्टेंट है डायमंड के बारे में जानना, क्योंकि आप लोग डायमंड बेचने जा रहे हो मार्केट के अंदर, बराबर। और आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप सेल कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं नॉलेज बिकता है, समझिए इस चीज़ को। तो नॉलेज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। गोल्ड माइनिंग भी ऐसे ही बनता है, सेम टू सेम इसकी प्रोसेस है, बराबर। मैं प्रोसेस आपको से समझिए, ये चालू है। अब देखिए ध्यान से, धरती जो है ये धरती, उसके ऊपर जब भूकंप आता, आप लोग लावा के ऊपर ही बैठे हैं, आप लोग समझिए, ये जितने भी पर्वत देख रहे हैं ना, ये लावा ही है, भूकंप के कारण ही होता है ये सारी चीजें, ठीक है। जब भूकंप आता है तो धरती जो है पूरी फट जाती है, और जब धरती फटती है तो जितने भी पेड़ पौधे, मनुष्य, घर, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कहाँ चली जाती है, धरती के अंदर। कितना अंदर चली जाती है, हजारों फीट, कितना, हजारों फीट अंदर चली जाती है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही है। हम जब कुआं खोदते हैं या बोरवेल जब करते हैं तो कभी किसी का हड्डी निकला क्या, नहीं ना। तो ये समा गया है कहाँ है, बहुत ही नीचे, हजारों फीट नीचे चले जाता है सारी चीजें। और धरती क्या करती है, घूमती है ना। तो जो धरती ऐसे जो फटी थी, बराबर, भूकंप आया था, धरती ऐसे ऐसे घूम रही है, तो घूमने के कारण फिर से वो ज्वाइन हो गई। अब अंदर जो सारी चीजें समा गई है, वो वहां पे प्रोसेस शुरू होता है। क्या शुरू होता है, प्रोसेस। वो कौन करता है, माँ प्रकृति। माँ प्रकृति जो प्रोसेस करती है, उसमें सबसे पहले सारी चीजें जो है वो अंदर सड़ जाती है, गल जाती है, ओके। उसके बाद कुछ हजारों साल, आपको क्या लगता है गोल्ड है, डायमंड है, ये बनने के लिए मतलब 10 साल, 20 साल, 100 साल, 500 साल होता है? नहीं, लाखों साल लग जाते हैं ये चीजें बनने में, धरती के अंदर लाखों साल। मैं आपको बता रहा हूँ, जो राख थी, राख ने रूप धारण किया कार्बन का, इसका कार्बन का रूप धारण किया। कार्बन मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलता है आपको मार्केट के अंदर। कार्बन जो है वो केजी के हिसाब से बिकता है, क्यों? क्योंकि जब माइनिंग की जाती है तो माइनिंग में सबसे ज्यादा कार्बन निकलता है। जो न्यूज़पेपर वगैरह जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो यूज होता है शाही के रूप में, इंक के रूप में, वो कार्बन ही होता है। इसलिए उसके ऊपर खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन बॉडी में जाता है। क्लियर? तो कार्बन बनता है, कुछ हजारों साल के बाद कार्बन जो है वो ग्रेफाइट का रूप धारण करता है। क्या? ग्रेफाइट। कुछ हजारों साल के बाद जब एक ग्रेफाइट बनता है तो उसका यूज हम कहाँ करते हैं? पेंसिल, बराबर। पेंसिल को आप देखोगे कि जब आप पढ़ाई करते थे और पेंसिल से बहुत ज़्यादा होमवर्क ज़्यादा दे दिया अगर टीचर ने, तो बहुत ज़्यादा करते तो हाथों में भी पेंसिल का वो कार्बन लगता है, और देखोगे तो चमकता था। मतलब राख से कार्बन, कार्बन से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बनते ही डायमंड बनने की शुरुआत हो चुकी है। तभी तो ग्रेफाइट चमक रहा है। डायमंड बनने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। कुछ लाखों साल बाद फिर यहाँ तैयार होता है डायमंड, यानी कि हीरा। ये प्रोसेस क्लियर? कार्बन जो है, कार्बन वो उसकी तासीर जो है बहुत गर्म है, लेकिन जब आप उसको छूते हो तो ठंडा है। किसी आम, अभी सीजन गई आम की हमारे गुजरात में, तो यहाँ बता दी है, बराबर। तो हम जब आम खरीदने भी जाते हैं ना, तो फ्रूट वाले को पूछते हैं कि भैया कार्बन से पकाया हो तो नहीं है, ये पूछते हैं, बराबर। कार्बन की तासीर गर्म है। अगर आम के ऊपर भी आपने रख दिया, खाली न्यूज़पेपर भी लपेट दिया ना, बराबर, तो तीसरे दिन आम पक जाता है। क्लियर? सेम टू सेम इसी तरीके से गोल्ड का भी प्रोसेस होता है। येलो गोल्ड कैसे पैदा हुआ? मैं भूल गया, सॉरी, थोड़ा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। येलो गोल्ड का बेस क्या है? डायमंड का बेस समझ में आ गया क्या है? कार्बन।
डायमंड का, मेरे शब्दों के ऊपर फोकस करिएगा, कार्बन शब्द याद रखना है। डायमंड का बेस क्या है? कार्बन। येलो गोल्ड का बेस क्या है पता है? पित्तल। क्या है? पित्तल। येलो गोल्ड पित्तल में से बना। पहले पित्तल बना, पित्तल में से फिर कुछ अणु कुछ लाखों साल के बाद अलग हुए, और जो अलग हुए अणु वो थोड़े हैं, उसकी मात्रा बहुत ही कम है, बराबर। तो उसका डिमांड है, उसका रेट क्या चल रहा है आज के डेट में? 1.5 लाख रुपया 24 कैरेट का गोल्ड का। और ताम पित्तल जो है वो केजी के हिसाब से बिक रहा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि जब माइन किया जाता है तो पित्तल जो है वो ज़्यादा निकलता है, गोल्ड बहुत ही कम निकलता है। तो रोज गोल्ड का बेस क्या है? कॉपर, तांबा। तांबा देखो, रोज गोल्ड देखो, दोनों का कलर सेम है। तांबे में से ही अणु अलग हुए, गोल्ड बना, वो अलग हो गए तो उसको गोल्ड कहा। कम मात्रा के कारण वो रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि टोटल सप्लाई या टोटल बिजनेस डिमांड और सप्लाई के ऊपर आधारित होता है। जिसका मैन्युफैक्चरिंग कम है, जिसकी पैदावार कम है, उसका डिमांड ज़्यादा रहता है। जिसकी पैदावार ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है, उसका ज़्यादा है मार्केट में, तो सस्ता होता है। क्लियर? चांदी में से ही व्हाइट, गोल्ड, प्लेटिनम और टाइटेनियम बना हुआ है, तीनों। और तीनों का कलर व्हाइट ही है। प्लेटिनम का कलर व्हाइट, व्हाइट गोल्ड का कलर भी व्हाइट है, और टाइटेनियम का कलर भी व्हाइट ही है। ओके, अब ये जो प्रोसेस है, ये डायमंड है। अब ये डायमंड को माइन किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा डीप में, किलोमीटर जैसे अंदर जाना पड़ता है, और वहाँ से हीरा खोद के निकाला जाता है। और ये काम कौन करता है? DTC, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी, बराबर, जिसका नाम है DTC, जो साइट होल्डर है, वो वहाँ से खदान में से निकालती है। और फिर उसके पास से बड़ी बड़ी कंपनियाँ एज लाइक डी बियर्स, यूएसए की कंपनी है डी बियर्स। हमारा जहाँ एडमिन ऑफिस है, राइट, जो मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है, 6 महीना वहाँ पे हम बैठे बियर को लेकर, फिर थक गए तो वापस अपनी वरासा रोड वाली ऑफिस में बैठना शुरू किए हम। वो जो ऑफिस है वो ऐसा बिल्डिंग है दोस्तों कि सूरत शहर का सबसे रिचेस्ट बिल्डिंग, नंबर 1 बिल्डिंग जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर नाम है उस बिल्डिंग का। उसमें 7th फ्लोर पर 706 इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी वही एड्रेस आपको शायद दिखेगा, ठीक है। वहाँ 9th फ्लोर पर डी बियर्स की ऑफिस, 7th फ्लोर पे हमारा ऑफिस, बराबर। अब समझिए कि जो डी बियर्स है वो क्या करती है? इंपोर्ट करती है बाहर से यूएस में। अलग अलग देश की अलग अलग माइनिंग है, समझिएगा ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो डायमंड माइन होता है, वहां से जो डायमंड निकलता है उसको ऑस्ट्रेलियन रफ कहा जाता है। क्या? रफ डायमंड का मतलब क्या है? रफ डायमंड मतलब कच्चा डायमंड। तो जब मैं रफ शब्द यूज करूं तो आप समझ लेना कच्चा डायमंड, बराबर, जो उसको पॉलिश नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। अब ध्यान से समझिए कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है वहां से खुदाई करके आए, उसको ऑस्ट्रेलियन रफ बोला जाता है। इजराइल के अंदर से जो आया उसको इजराइल रफ बोला जाता है। रशिया के नदी में से प्रकृति हमें सब जगह से देती है, डायमंड, गोल्ड, ये जो खनिज है वो प्रकृति हमें सब जगह से देती है। रशिया के अंदर नदी में से डायमंड निकलता है, बाकी देशों के अंदर जमीन खोदकर डायमंड निकाला जाता है। जिम्बाब्वे है तो जिम्बाब्वे से जो आता है उसको जिम्बा रफ बोला जाता है। उसका कलर ग्रीन कलर होता है, उसको हम एलसी रफ बोलते हैं। वो जब तैयार होगा डायमंड तो भी ग्रीन ही रहेगा, वाइट नहीं होता। क्लियर? तो अलग अलग देश, अलग अलग माइनिंग, अलग अलग नाम। वो कौन लाता है? डी बियर्स जैसी बड़ी कंपनी। हमारे जैसे लोग जो डायरेक्ट एंटवर्प में बैठेंगे, बेल्जियम में जाकर बैठेंगे, वहाँ से सीधा इंपोर्ट कर लेते हैं। खर्चा शुरू हो गया। ध्यान से समझिएगा, नेचुरल डायमंड महंगा क्यों है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबने अपना अपना प्रॉफिट रखा, ऊपर से हम लोग लाए तो हमारे पास से छोटे छोटे व्यापारी ले जा रहे हैं, राइट। हमने अपना प्रॉफिट रखकर रफ डायमंड जो है वो सेल कर दिया। अब वो छोटे व्यापारी है, वो ऑफिस के अंदर बहुत ही लेंथी प्रोसेस है,
आप जो डायमंड पहन रहे हो, आप ये मत समझिए इसके ऊपर खर्चा नहीं होता, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। डायमंड ऐसा डायमंड होता है बड़ा बड़ा, इसके ऊपर एक परत होती है जिसको कॉटेड बोला जाता है। ये डायमंड के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है, पूरा ब्लर होता है। इसके हाथ पर कुछ दिख रहा है क्या सर? नहीं दिख रहा है ना। डायमंड ही वैसा है। विश्व का सबसे खतरनाक धंधा अगर कोई है तो डायमंड का धंधा है। अगर आपकी एक गलती हो गई तो आप करोड़पति में से रोड़पति बन जाओगे, एक गलती करके। ये ऐसा धंधा है कि एक गर्भवती महिला को, बहन को देखकर ये पता करना है कि इस गर्भ से जो संतति उत्पन्न होगी वो बुद्ध बनेगा कि दाऊद बनेगा। ऐसा खतरनाक धंधा है। क्या कोई कह सकता है? जो संतति अभी अवतरित ही नहीं हुई है वो पहले से डिसाइड करना है बुद्ध बनेगा कि दाऊद बनेगा। बिल्कुल डायमंड का ऐसा है। ऐसे डायमंड को हम सल्फ्यूरिक एसिड में उबालते हैं। 5 केजी डायमंड रफ का हमें डील करना है तो उसमें से 1 या 2 डायमंड लेने हैं, वो डालना है और फिर जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो ऊपर जो परत है कॉटेड, बराबर एक परत है, वो थोड़ी सी टूटती है, डॉट छोटे छोटे 1 2 3 डॉट बन जाते हैं। फिर हमें उसके अंदर घुसना है आई ग्लास लेकर। अभी मैं ग्लास भी दिखाऊंगा आपको। वो ग्लास से अंदर देखकर ये डिसाइड करना है कि इसके अंदर, और अंदर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि इस तरीके का एक कच्चा डायमंड है, ओके। तो ऊपर का जो एक परत है इसको कॉटेड बोला जाता है। तो इसके अंदर भी इस तरीके का होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है, ये परतें जो है ये कॉटेड है ऐसे। अब यहाँ से छोटा सा डॉट पड़ गया, ये परत टूटी, वहां से हमें देखना है, वहां से हमें देखना है कि यहाँ पे कितना कैरेट रॉ मटेरियल तोड़कर निकालेंगे। तोड़ना है डायमंड को। तोड़कर कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे कौन सी प्योरिटी आएगी, कितना वेट आएगा, यहाँ पे कौन सी प्योरिटी आएगी, कितना वेट आएगा। ऊपर से यहाँ पे जो मैं डॉट कर रहा हूँ वो भी कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। अब ये कार्बन का क्या रोल है प्योरिटी में वो मैं आप थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब डायमंड हम तोड़कर तैयार कर लेंगे तब, ठीक है। अब ये जो तोड़ता है, हमने तो खरीद लिया, हमें डिसाइड करना है कि कौन सी क्लियरिटी, कौन सी प्योरिटी होगा, कौन सा कलर होगा, कितना वेट कच्चे रफ का निकलेगा एक डायमंड से। वो एक डायमंड का कैलकुलेशन करके हमें 1 केजी का करके फिर 5 केजी का कैलकुलेशन करना है। कितना माथा बच्चे वाला काम है, सोचिए, राइट। अब उसमें गलती हो गई तो, लेकिन आप सब मेरे परिवारजनों की शुभेच्छाओं, माता पिता के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से आज तक कभी भी डायमंड में हमने धोखा नहीं खाया। 27 साल बड़े बड़े डायमंड के जो किंग माने जाते हैं वो रफ लेकर ऑफिस पे आते हैं और बोलते हैं भाई देखना कितना परसेंटेज का इस पे वेट बैठेगा। वे देख कर फिर बताता हूँ 35 बैठेगा। तो 36 आज तक नहीं हुआ। आप मुझे कोई भी डायमंड ऐसे मेरे हाथ में रख दो, ये मेरा ईगो नहीं बोल रहा है, ये मेरा अनुभव बोल रहा है। ईश्वरी शक्ति है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है मुझे। 1 कैरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 सेंट 10 सेंट का भी एक डायमंड रख दो मेरे हाथ में, बराबर। मैं आपको बोलूँगा 12 सेंट, आप स्केल के ऊपर रखोगे 13वां सेंट कभी नहीं होगा, 12 सेंट ही होगा। ओपन चैलेंज। इतनी मास्टरी डायमंड में हमने हासिल करी। 27 साल हो गए सर फैक्ट्री चलाते हुए। मैं भी लेबर था, डायरेक्ट इतनी हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी नहीं हुई है। बहुत ही मेहनत करी है, रात दिन भागे। आपको पता है कल रात में सोया नहीं। अब व्हाट्सएप चेक करो कितने बजे मैसेज आया था। कल रात मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, 3 बजे तक मेरा कॉन्फ्रेंस चला। फिर दोनों भाई ने मुझे जो काम दिया था वो काम मैंने रात को किया और फिर मैं सोया ही नहीं। क्या आपको मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों में कहीं भी थकान दिख रही है? जब आप ईश्वर का कार्य करने निकलते हो तो थकान कभी भी नहीं होती। कार्य जो है वो ईश्वर का कार्य है। हम तो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए, जो भी है तुम्हारा है तुम करो। क्यों? क्योंकि मानव सेवा यही प्रभु सेवा। मैं आपको वो भी बताऊंगा।
कि कहाँ पे क्या कितना प्रॉफिट होना चाहिए, क्या छोड़ा है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। क्लियर? वापस आते हैं डायमंड पे। अब ये जो पूरा माजरा है, सर डस्टर है क्या?